ओके। हमने अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जो चीजें पढ़ी थी, हमने स्टार्ट किया था एक नया लूप। हमने पोस्ट कंडीशनल लूप मतलब रिपीट अनटिल के बारे में पढ़ा था। और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे जो उस क्लास जिसने हमने मिस की थी, फिजिकल क्लास थी या ऑनलाइन क्लास थी, बट इसका लेक्चर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। आज कुछ नई चीजें पढ़नी है हमें। जैसे आपकी डिक्लेरेशंस क्या होती है, ये मैंने कहा था कि हम बेसिक्स पे अब एंड करेंगे, अब हम चीजों को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो आज कुछ दो तीन नई चीजें हम पढ़ेंगे जो इससे पहले अब तक हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, और वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले बात आती है। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। और एक और, अच्छा, इन दोनों में होता क्या था, ये दोनों की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपके पास इन दोनों का एक छोटा सा मसला ये है कि आपके पास स्टोर्स वन वैल्यू एट अ टाइम। अब वो चेंज होती है या नहीं होती है, वो दोनों में डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का मकसद क्या है कि कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, एक वक्त पे एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 5 एज इनपुट लेनी है बच्चों की, और उन 5 की 5 एज को स्टोर करना है, तो आप कितने वेरिएबल्स बनाओगे? 5। 5 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि हमें उन वैल्यू को स्टोर भी करना है। इससे पहले अब तक हमने जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं, जैसे अगर सपोज इस प्रोग्राम में देखो, तो बार बार परसेंटेज इनपुट तो हो रही है क्योंकि रिपीट लगा हुआ था। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि जैसे ही घूम के हम वापस जाते हैं और इनपुट परसेंटेज लेते हैं, तो आपके पास आपकी नई परसेंटेज आ जाती है, और पुरानी परसेंटेज क्या हो जाती है, पुरानी वाली को हम ओवरराइट कर देते हैं। तो ये इसी तरह हमारे पास चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए बनाने पड़ते हैं, ये हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। और दुनिया की हर लैंग्वेज ये चीज मांगती है सिवाय एक के, दैट इज पाइथन। फिलहाल हम पाइथन या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस के रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, या अभी एक और जो हमें नया पढ़ाना है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं आपके ओ लेवल्स की अगर हम बात करें, या एएस की। तो इनकी डेटा टाइप्स होती है। कंप्यूटर में तरह तरह टाइप का डेटा होता है। एक कह सकते हो आपके पास टेक्स्ट होता है, सही है, अल्फाबेट्स वाला। या तो आपके पास नंबर्स होते हैं। सर, जी बेटा। इस वाली क्लास से लास्ट क्लास का कोई वो है कनेक्शन, या ये नया नहीं, पढ़ा रहे नहीं हैं? है, नहीं, ये बिल्कुल नया है। सही है। ठीक है। नंबर्स होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट होता है, नंबर्स होते हैं, देन वी हैव बूलियन टाइप का डेटा और डेट। मतलब ये कुछ डेटा टाइप्स है जो आपके कंप्यूटर में होती हैं। सर इसमें करेंसी आ सकता है? नहीं, वो डेटाबेस में चले जाता है बेटा। सही है। अब बात ये है कि हम जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स नहीं होते, हम प्रोग्रामिंग में उसको फर्दर तोड़ देते हैं। मतलब टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज,
एक कहलाती है स्ट्रिंग, दूसरा हो जाता है हमारे पास चार। चार कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रिंग को हम कैसा लिखते हैं? हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वासिक, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस, यहाँ मैंने लिखा abc@123.com। जैसे याद रखना, जो भी चीज इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, दैट इज योर स्ट्रिंग। अब कभी कभार ये पूछ लेता है कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रिंग। So what is a string? String is a combination of alphanumeric characters. That's it. ये string है। alphanumeric characters का जब combination बनाओगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक string बन जाता है। चार क्या हो जाता है? चार सिंगल कैरेक्टर होता है। जैसे मैंने कहा MFO, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से शो करते हैं और इसमें सिंगल कैरेक्टर ही आ सकता है। मतलब जैसे आपके पास मैंने कहा स्टेरिक, यहां मैंने कहा बी ग्रे। बेटा क्या ए स्टैटिक टेक्स्ट में आए, वो स्ट्रिंग में आएगा या चार में आएगा? लीजा, सर ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आएगा। में आएगा। चार में नहीं आएगा ये? सर नहीं, इसमें क्योंकि इसमें स्टार दो भी है। करेक्टर्स है ना। इसमें ए भी है और स्टार भी है, एक और दो कैरेक्टर्स हैं। जब दो कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो वो किस में चले जाता है? स्ट्रिंग में चले जाता है। परफेक्ट। सिमिलरली जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। वो तो मैथ्स में भी होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? रियल और इंटीजर। हमारे पास एक होता है रियल नंबर, एक होता है इंटीजर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास रियल की अगर हम बात करते हैं तो रियल्स आर डेसिमल नंबर। जैसे आपने कहा प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता, 4.52 माइनस 7.66। तो जितने भी जो नंबर्स होते हैं ना आपके, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साइन से मैटर नहीं करता, अगर उसमें डेसिमल है विच मीन इट इज अ रियल नंबर। अनीश बेटा आपने कहा था सर करेंसी, बेटा करेंसी इज अ रियल वैल्यू। सही। जहां जहां करेंसी की बात की जा रही है, मतलब पैसों की बात की जा रही है, आपने अगर वहां पे रियल लिखा है तो ठीक है, इंटीजर करेंसी में एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप देखें जब आपके पास बिल भी आता है ना कोई, जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हो तो उस पर कुछ इसी तरह पैसे लिखे हुए होते हैं। आपने 500 का खाना खाया तो 5.500.00 होगा। तो इसका मतलब कि आप जब पैसों की बात जब भी करते हो तो वो रियल होता है डेसिमल में। फिर हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स। जैसे मैंने कहा 2, 3, -7, -100। जब भी आपके पास होल नंबर्स की बात करो, जैसे एज हमेशा होल नंबर्स में आती है। कभी आप किसी से एज पूछो तो वो ये नहीं कहेगा मैं 16.5 ईयर्स का हूँ। वो आपसे बोलेगा आइदर दैट गाय या दैट पर्सन इज 15 और 16। ऐसा ही होता है। जी। देन हमारे पास इन दी एंड फाइनल बुलियन और डेट। डेट तो देखो बेटा, डेट जो तारीख वाली डेट होती है ना, ये वो वाली डेट है। ठीक है। कौन सी वाली है डेट? जो आप लिखते हो, विच मीन 27/4/2023, ये वाली डेट। इसको क्लियर कभी कभार इसलिए कर देता हूँ, अक्सर बच्चे
ये कोई और डेट समझ लेते हैं। और फाइनल हमारे पास बूलियन बचता है। बूलियन का याद रखना बेटा, बूलियन के पास हमेशा दो वैल्यूज होती है। टू वैल्यूज ओनली। जैसे कि आपने कहा ट्रू, फॉल्स, यस या नो। अब बेटा इसमें क्लास में मुझे कोई बता सकता है क्या जेंडर आपके पास बूलियन आएगा या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं सर। क्यों बेटा? दो से ज्यादा दो से ज्यादा जेंडर होते दो से ज्यादा जेंडर आजकल आ गए हैं। ओनली टू होता था होते जेंडर तो। होते नहीं है। वेल ये एक लंबी डिबेट है, बट देखो अब आप कहीं पे भी, कहीं साइंग अप या किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे कहीं भी जाओगे तो मेल, फीमेल और अदर्स का ऑप्शन देते हैं वो आप। तो जब भी आप कहीं पेपर पे भी जेंडर को बूलियन नहीं लोगे, आप जेंडर को आपको क्या लेना है? चार ले लो या स्ट्रिंग ले लो। यहां तक बेटा किसी को कोई मसला? नहीं। नो। सर ये जो आपने अभी लास्ट में बताया ये रिपीट कर दें। क्या चीज बेटा? ये बूलन जो भी है। बूलियन। बेटा बूलियन में दो वैल्यूज पॉसिबल होती है सर। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर एक घर है, ठीक है, उसमें गैराज का ऑप्शन है या नहीं है। किसी घर में गैराज का ऑप्शन है या नहीं है, तो गैराज के ऑप्शन के क्या आंसर्स होंगे? या तो यस होगा या नो। नो। तो जिस फील्ड आप जिसकी वैल्यू सिर्फ दो ही पॉसिबल हो सकती है, या तो है या नहीं है। मैं कहता हूँ कोई चीज मिली, या जब अक्सर आप लोग से टीचर सवाल करते हैं बेटा होमवर्क किया, तो आप लोग आए बाय शाये करते हो। वो बहुत बूलियन जवाब आपको देना होता है, किया है या नहीं किया। आप कहते हो सर वो मैंने किया था लेकिन मैं घर पे भूल गया, कॉपी खो गई, गाय मेरी कॉपी खा गई। बहुत सारे अजीब अजीब लोग बहाने बनाते हैं। वैसे अभी रिसेंटली कुछ एक बार क्लास करने एक स्टूडेंट ने बहाना बनाया, सर मैंने काम किया था, वो अब्बू शेर का बच्चा लेके आए थे, वो शेर का बच्चा मेरे होमवर्क खा गया। तो ये वाले जो कहानियां है ना, ये नहीं आती बुलियन में। बुलियन बोलता है किया है या नहीं किया, बस। कंप्यूटर के अंदर ज्यादातर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बुलियन होते हैं। आइदर यस, या तो करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा, खत्म। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? अब मैं नीचे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, फील्ड के नेम या कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, वेरिएबल के नाम लिख रहा हूँ। आपने मुझे इसकी डेटा टाइप्स बतानी है। जिससे पूछूं से वही बताना, बाकी सब अपने पास फिल आउट कर लें। मैं ऐसे ऐसे एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ब्रैकेट में मैं एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ तो ताकि आप लोग को बताने में आसानी है। जो स्टेटमेंट्स में मुश्किल होगी उनके आगे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ।
ओके, सबने अपने पास बेटा कॉपी कर लिया? जी। ओके, बेटा पहला है इब्राहिम से। इब्राहिम, what should be the data type of a student ID given that the student ID is 1001? सर ये होगा नंबर्स होगा। हाँ, हम नंबर्स नहीं लिख सकते। सॉरी, इसमें होगा, स्ट्रिंग होगा या करेक्ट स्ट्रिंग। हम्म, बेटा 1001 है। तो कैरेक्टर होगा। चलो इसमें खैर, कितने 4 डिजिट्स कैरेक्टर हैं। तो नहीं है? 4 डिजिट्स है ना तो बेटा। सर मैं बताऊं? नहीं इब्राहिम, देखो नंबर्स है ना। अब नंबर्स में कौन से वाले नंबर्स हैं, रियल है या इंटीजर है? तो कौन सा इंटीजर वाला है। नंबर है? इंटीजर है। इंटीजर है। आरमेश, बेटा नेम की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? सर स्प्रिंग नहीं, शायद सही, सही है। स्ट्रिंग होनी चाहिए ना जी। अच्छा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग नाम किसमें होता है? स्प्रिंग में। अल्फाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हम्म। तो उसका हमेशा बनता है। किसी का नाम 420 तो होता नहीं है जी कि सर। हम उसको इंटीजर रखें। जी। ओके, अस्साम, जेंडर। सर कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर पूरा बोलते हैं लेकिन लिखते हैं उसको 4 है। सही। ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, कोई भी बता दे। डेट सर होगी। स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। नहीं, ज्वाइनिंग डेट डेट हो जाती है। फीस, अनीश। सर ये रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। ईमेल, ईमेल अगेन हमारे पास इस तरीके से लिखी जाती है, तो ईमेल क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग। क्लास, लीजा बेटा। स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग होगी पक्का? सही कहा, क्योंकि क्लास यहाँ पे रोमन में लिखी हुई है। रोमन आपके पास अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होता है तो वो स्ट्रिंग में जाएगा। और एज क्या होगी अर्मिश? पता नहीं। स्प्रिंग स्ट्रिंग तो मैं अगर व्हाट्स योर एज राइट नाउ? 17। क्या 17 आप ऐसे लिखती हैं? नहीं, फिर इंटीजर नहीं। सही है। सही है। तो आई गेस डेटा टाइप क्लियर है। सर ये इंटीजर और रियल में क्या फर्क है? अच्छा बेटा सही है, रियल डेसिमल। डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स का फर्क सही है। सही सही। सॉरी। अब आ जाओ कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हम डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है, आपने अगर याद हो तो जब मैं आप लोग को जब वो पढ़ा रहा था प्रोसेसर फंडामेंटल्स, उसमें अक्सर मैं मेन मेमोरी एक बनाता था। ये सपोज करो एक मेरे पास मेन मेमोरी है।
ठीक है, इसको फिलहाल हम खाली कर देते हैं। ये मेरे पास मेरे एड्रेसेस लिखेगा। हम इन एड्रेसेस को एक्चुअली वैसे याद नहीं रखते, तो हम उनको नाम दे देते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि इनपुट ए, याद करो अगर पहली क्लास याद हो तुम लोग को, इनपुट ए जगह सपोज मैंने लिखा, तो ये एज किसी न किसी एड्रेस के पे अलॉट हुई भी होती है और वहां चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो कहीं पे भी अलॉट हो जाएगा और हर बार अलग अलग जाएगा। आपने शुरू में कंप्यूटर को बताना होता है कि आप कितने वेरिएबल्स यूज करोगे, तो कितनी मेमोरी कंप्यूटर अलग करके उस सॉफ्टवेयर के लिए रखते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे सपोज करो ये वाले प्रोग्राम में लीजा, बेटा इस पूरे प्रोग्राम में टोटल हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं? 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? काउंट, एज, सम, बस? एवरेज। एवरेज भी हो सकता है। एवरेज हो नहीं सकता, एवरेज है। तो हाँ, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 4। 4। ये कंप्यूटर को पहले बताने पड़ते हैं कि आपने इसके लिए जगह रखनी है। तो कैसे बताओगे? ये तो यूज कर लिया अब तक, क्योंकि ये चीजें मैंने कहा था हम बाद में करेंगे। आप लिखते हो, इसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, फिलहाल आप लिखते हो डिक्लेयर का कीवर्ड, ठीक है, वेरिएबल का नाम। अच्छा, ये मैं जो यहाँ पे लेसर और ग्रेटर देन के साइन में लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने कुछ अपनी मर्जी से लिखना होता है। ये चेंजेबल है, ये फिक्स्ड है। कोलन, डेटा टाइप। मतलब अगर अभी जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया, मुझे वही प्रोग्राम लिखना था। मैं ले आता हूँ उस प्रोग्राम को। सही है। अगर बेटा मुझे ये वाला प्रोग्राम लिखना है, कि वही वाला प्रोग्राम है, तो मुझे इसमें जो जो वेरिएबल्स मैं फिलहाल हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वैसे हाईलाइट नहीं करने होते, जैसे टोटल है, काउंट है, एज है एंड एवरेज है, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, शुरू में डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कैसे किया जाता है? डिक्लेरेशन के लिए मैंने आपको बताया, डिक्लेयर का कीवर्ड यूज करते हो, वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसकी डेटा टाइप लिखते हो। मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर टोटल। टोटल की डेटा टाइप क्या होगी यहाँ पर? इंटीजर। इंटीजर। मैंने कहा डिक्लेयर, मतलब मुझे एक बात बताओ, टोटल, काउंट और एज, इन तीनों की डेटा टाइप सेम है? जी। क्योंकि काउंट भी 1 2 3 4 5, एज सबकी होल नंबर्स में ही आती है। तो जब होल नंबर को टोटल करोगे तो वो, मतलब एड अप कर सम करोगे, तो वो भी आपका टोटल जो आएगा वो भी होल नंबर्स में आएगा। एवरेज क्या होल नंबर में आती है? नहीं, एवरेज किस में आएगी? रियल में। एवरेज आपके पास रियल नंबर में आएगी, क्योंकि आप डिवाइड जब करोगे तो आपको नहीं पता कि किस में आएगी, नंबर डेसिमल में जाएगा नहीं जाएगा। तो जो जिसकी डेटा टाइप सेम होती है,
चाहो तो उनको अलग अलग करके लिख लो, जिसमें मैं भी लिखने की कोशिश करा था। चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो, कुछ इस तरह, काउंट कॉमा एज, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा डिक्लेयर एवरेज, और उसकी डेटा टाइप क्या है, रियल। तो बेटा अब हम जितने प्रोग्राम्स लिखेंगे उन सब में आपने कुछ इस तरीके से लिखना जरूरी है। क्या ये चीज क्लियर है? हर प्रोग्राम, ये कोशिश ये क्या करो कि आप अपने प्रोग्राम लिखने से पहले उसको ऊपर खाली एम्प्टी स्पेस छोड़ के पूरा प्रोग्राम लिख दो। फिर जितने वेरिएबल्स यूज किए हैं ना, उसको एंड में डिक्लेयर कर देना पेपर में। क्या ये चीज क्लियर है? जी। जैसे ही अब देख, अभी एक चीज देखो, याद रखना, वेरिएबल नाम, ये वेरिएबल का नाम है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है या रियल है या स्ट्रिंग होगी, जो भी है वो आपने उस तरीके से लिखनी है। खुदा के वास्ते ये वाले साइन मत लगा देना। मैंने अभी एक जगह पढ़ा रहा था, वहां पे ये करके बताया था, तो मुझे बच्चों ने इस तरीके से फिर डिक्लेरेशन करके दे दी थी। तो ये नहीं है, ये इसका मतलब होता है कि ये चीज चेंजेबल है, इसमें आप अपनी मर्जी से लिखोगे। जो चीज डायरेक्ट लिखी होती है, इसका मतलब ये चेंज नहीं कर सकते आप, डिक्लेयर की स्पेलिंग भी चेंज नहीं कर सकते। कोलन है तो कोलन ही रहेगा। पूरी क्लास को क्लियर है ये चीज? इब्राहिम, असाम, आर्मिश, अनीश, जी लीजा। सर, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। ओके, जी सर। बस सर एक चीज नहीं समझ आई। जी बेटा सर ये बोलो। कोलन वोलन वैसे हमें लगाना जरूरी है? मैंने अभी बोला जरूरी है। सर क्लियर है। सही है बेटा अनीश, ये जी चीज है। जो लिखा एज इट इज लिखना है, बस नाम चेंज कर सकते हो, टोटल की जगह तुम सम लिख सकते हो, तुम टोटल एज लिख सकते हो। अब कुछ और चीजों पे काम करता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, विद डिक्लेरेशन मुझे लिख के दोगे। Write an algorithm using pseudocode which inputs and stores age of 5 स्टूडेंट्स। मतलब अब कितने वेरिएबल बनाओगे आप? एज के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? बाकी तो जो चाहिए ही चाहिए, एज के लिए हमें कितने चाहिए? 5 वेरिएबल बनाने। हैं? 2 से 3 मिनट लो, इसे कंप्लीट करो।
हो गया सर। गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? जी सर हो गया। हो गया सर। आपने क्या किया होगा? हर एज को अलग अलग इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे प्रोग्राम में मैंने जो चीजें लिखनी थी वो लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं देखो कुछ चीजें ना अब नई कर, कुछ नई नई चीजें दिखा रहा हूँ, तो उनको केयरफुली कर देखते जाओ। मेरे पास, जब मैं डिक्लेरेशंस बाद में कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर एंड में जो वेरिएबल्स में लिखूंगा। मैंने कहा इनपुट, हम क्या लिखते थे? एज 1, ऐसे ही काम करते थे। अब थोड़े से बड़े हो जाओ, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम मत लिखो। आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, आपने मैसेज लिखना है पहले, एंटर एज 1 या एंटर फर्स्ट एज। जो मैसेज आपको समझ आ रहा है, ये इंग्लिश है, ये आप जो मर्जी आप लिखो, बट याद रखना इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। इनपुट के बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज आएगा। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो आपका मैसेज है ना, बेटा ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैसेज डायलॉग बॉक्स में। फिर आता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। सर ये आपने सेम, एंटर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट करवाना है ना, तो यूजर को मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंटर एज 1। और जो यूजर एंटर करेगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? एज 1 में। तो जो भी इनपुट होगा उसमें एंटर करेंगे हम। जो भी इनपुट नहीं होगा, देखो ये मैसेज है, ये डायलॉग बॉक्स है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ओके सर। नहीं समझ आया? मैं थोड़ी देर में इसको कंफर्म को लैपटॉप खोलता हूँ, तो मैं ये चला के दिखा देता हूँ। ओके। फिर मैंने लिखा इनपुट एंटर एज 2 कॉमा एज 2। फिर मैंने लिखा इनपुट एंटर एज 3 कॉमा एज 3। बेटा आप लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा होगा, इनपुट एज 1, इनपुट एज 2, इनपुट एज 3। सही है। देखो मैंने पुराने, पहले आप लोग पे जो सारा फोकस था वो मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर पे था, कि आपने लॉजिक पे था कि आपने इनपुट लेना है इस तरीके से। ये प्रेजेंटेशन में आ जाता है। अब हम प्रेजेंटेशन पे भी काम करेंगे, क्योंकि आई बिलीव कि आप पुरानी चीजों पे काम अच्छा कर चुके हो। एज 4, इनपुट एंटर एज 5। सर इसमें हम लूप नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, अलग अलग वेरिएबल्स है ना। लूप क्या करता है, सेम वेरिएबल पे लेके जाता। मैं उसको बताता हूँ, लूप से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे अगर इस तरीके से किया है ना, 5 वेरिएबल अलग अलग बनाए, तो लूप में कैसे लेके जाओगे? लूप तो सेम वेरिएबल पे जाता है हर बार। समझ आई? जी। अगर मैं यहाँ पे बेटा ये लिख दूं फॉर एज जो भी है, और मैंने कहा इनपुट एज, और नेक्स्ट कर देता हूँ फिलहाल, बाकी जो भी काम है, तो बेटा ये हर बार जो इनपुट होगा वो किस में होगा? एज में ही, या एज 1 में। एज 2 को कैसे लेके जाओगी? ये तो नाम है ना। अच्छा, अब फिर एंड में आपने क्या किया? मैंने कहा सम इज इक्वल्स टू एज 1 को प्लस किया, एज 2 को प्लस किया,
एज 3 प्लस की, एज 4 प्लस की एंड एज 5, इन सबको प्लस किया। फिर मैंने कहा एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। अब आउटपुट में देखो, वापस मैं मैसेज लिखूंगा। मैंने इन्वर्टेड कॉमास लिखे, एवरेज एज इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा और वेरिएबल का नाम। इससे पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे आउटपुट और वेरिएबल का नाम। अब स्क्रीन पे पता है क्या लिखा हुआ आएगा? स्क्रीन पे पहले लिखा हुआ आएगा एवरेज एज इज, और एवरेज जो भी आपने कैलकुलेट की होगी, मतलब वैल्यू ऑफ एवरेज, ये और ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रोग्राम स्ट्रक्चराइज हो गया पूरा। अब सारा मसला आ गया कि सर मैंने इतने एज 1 एज 2 एज 3 4 5 सम एवरेज इतने सारे वेरिएबल यूज किए ना, तो इनको डिक्लेयर भी तो करना है। तो डिक्लेयर कैसे करोगे? मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा डिक्लेयर एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5। अच्छा, टोटल नहीं, मैंने यहाँ क्या यूज किया है? सम। इनकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। फिर मैंने कहा डिक्लेयर एवीजी, उसकी डेटा टाइप क्या है? रियल। और ये मेरा प्रोग्राम तैयार हो गया। आप लोग ने बेटा ये प्रॉम्प्ट हटा के अगर बात करो तो ऐसे ही किया था। सर वैसे या अगर किसी सर ने बहुत हम सीरीज लूप आ लगा जाए कर क्या जैसे था? 30 40। क्या बेटा? सर मैं बोल रहा हूँ अगर 30 40 सीरीज आ जाए तो क्या करें? हाँ तो बेटा सब्र करो ना, ये तुम्हारा काम नहीं है सवाल पूछना, ये मेरा काम है तुम लोगों से पूछना। सब्र करो। अच्छा लीजा, बेटा लूप लगा के कैसे किया मुझे बताओ। सर पहले तो मैंने काउंट को डिक्लेयर किया, एज सम और हम्म। एवरेज को डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने ठीक है। लगाया फॉर काउंट 1 to 5 इनपुट एज सम इज इक्वल सम प्लस एज नेक्स्ट एवरेज सम डिवाइड बाय काउंट आउटपुट अच्छा एवरेज। एक सेकंड, कुछ इसी तरीके से लिखा है ना? जी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये एज कितने वेरिएबल हैं? एक है। ये एक वक्त पे कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? एक। तो बाकी की 4 वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी? ये देखो प्रोग्राम क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है प्रोग्राम? स्टोर्स, इनपुट्स एंड स्टोर्स। हर बच्चे की एज को स्टोर भी करना है, मतलब सेव करना है। तो जो आपका प्रोग्राम है वो सेव नहीं करेगा। सही है। जी। अब बात ये आ जाती है बेटा कि यहाँ पे सर आपने तो चले 5 बच्चों थे तो 5 बच्चों के वेरिएबल्स बना दिए, 5 5 को अलग अलग इनपुट भी ले लिया, ख्वारी की, टाइम लगा, बट समझाना इसकी वजह से सारी ख्वारी की। 10 बच्चों को अगर मैं बोलूँ तो शायद तुम लोग में से कोई इतना ख्वार होगा वो 10 बच्चों के लिए ये 5 दफा और लिख लेगा, ये 5 वेरिएबल जगह 10 वेरिएबल और बना लेगा। शायद मैं अगर 20 स्टूडेंट्स भी बोलूं तो शायद पूरी क्लास में से कोई एक तो जरूर निकलेगा जो ये काम इस तरीके से मुझे कर देगा। 50 में भी शायद कोई एक कर देगा, लेकिन 50 100 200 सपोज मैंने कहा देयर आर राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड्स व्हिच इनपुट एंड स्टोर्स एज ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। अब बनाओ कितने वेरिएबल बनाओगे? सर जैसे हम पहले लिखते थे एज के आगे स्टूडेंट्स लिख देंगे जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो।
नहीं। सर एंटर ऑल एजेस कर सकते हैं? नहीं तो बेटा एंटर तो कर दोगे, तुम्हें डिक्लेरेशन कितनी करनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन तो एक, आप देखो ना, एक स्टोर भी तो करना है ना आपको। तो 1000 बच्चों के लिए कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? 1000 वेरिएबल्स। सर ऐसा हो सकता है, 1000। एंटर एज 1 to एज 1000। नहीं ना बेटा। चलो मान लिया तुमने, ये डिक्लेयर कैसे करोगे? उसी तरह, एज 1 to एज 1000। नहीं नहीं, वेरिएबल में आप वेरिएबल के मदद से आप ये काम नहीं कर सकते। तो बात यह हुई कि when we need to store multiple data, then we use एक डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एरे। अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर डिक्लेयर एज 1 एज 2 3 4 5 लिखा, तो मेरे पास मेन मेमोरी में क्या होगा? जैसे ये मेन मेमोरी अगर है तो ये एज 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये लिखे हुए आ जाएंगे, और जगह यहाँ पे आप जो एज डालोगे वो यहाँ के सेव हो जाएगी। तो अगर मुझे 1000 करने होते हैं तो मैं ये पूरा क्या करता, कॉमा एज 6 7 8 9 10 पूरा 1000 तक लिखना पड़ जाता। तो बेटा पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन कर पाते फिर। तो जब भी हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है एक जैसा, तो हम एरे यूज करते हैं। एरे की डेफिनेशन क्या है? अगर हम एरे की बात करें तो एरे it stores multiple values of सेम डेटा टाइप का मतलब, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ये मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करता है, बट एक जैसी डेटा टाइप। मतलब अगर आपने नाम रखा है तो उसमें सारे स्ट्रिंग का डेटा ही आएगा। अगर आप एज रख रहे, एज के लिए एरे बना रहे हो, तो उसमें सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एज के साथ सोचा यार इसका नाम भी रख दूं, उसके लिए आपको अलग बनाना पड़ जाएगा। बनाते कैसे हैं? फिलहाल मैं 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल भी हमें पढ़ना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं? हम अगेन इसके लिए लिखते हैं डिक्लेयर एरे का नाम कोलन एरे 1 to n, मतलब कितने बच्चे हैं, ऑफ उसकी डेटा टाइप। मतलब अभी फिलहाल अगर मुझे, फिलहाल मैं 5 बच्चों का ही डेटा स्टोर करके दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ एक लाइन की एक वर्ड चेंज करोगे, पूरा आपके पास प्रोग्राम 500 1000 100 200 जितने बच्चों का नाम लिखना है, ये स्टोर करना है, सब हो जाएगा। आप लिखोगे डिक्लेयर एज स्टोर करनी थी तो मैंने एज लिखा। एज क्या है? एक एरे है, कितने बच्चों का? फिलहाल 5 के लिए बना रहे हैं। ऑफ क्या टाइप होगी डेटा टाइप?
इंटीजर। बेटा जैसे ही आपने ये लाइन लिखोगे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली क्या होगा, एज इंडेक्स 1, एज इंडेक्स 2, एज इंडेक्स 3, एज इंडेक्स 4, एज इंडेक्स 5 के लिए जगह बन जाएगी। अच्छा, साथ में क्योंकि मुझे वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे तो वो भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर सम काउंट, उनकी डेटा टाइप क्या हो? अच्छा, एरे हमेशा सबके लिए अलग अलग बनाओगे, चाहे सेम डेटा टाइप हो या ना हो। और फिर मैंने कहा डिक्लेयर एवरेज एज रियल। तो मेन मेमोरी में मेरे पास क्या हो जाएगा, सम के लिए भी जगह आ जाएगी, काउंट के लिए भी जगह आ जाएगी, और एवरेज के लिए भी जगह आ जाएगी। जैसे ही ये डिक्लेरेशन लिखोगे मेन मेमोरी के अंदर ये जगह बन जाएगी। बेटा किसी को कोई मसला है इसमें? नहीं सर। ये देख रहे हो यहाँ पे ये नाम सबका एज ही है, लेकिन ये इंडेक्स ब्रैकेट में होता है। यहाँ पे एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5 ये नाम ही थे। देख लो यहाँ पे मैंने एज 1 पूरा एक साथ ही लिखा है। ये एरो वेरिएबल में फर्क है, ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको इंडेक्स कहते हैं। ये आपका कहता है अपर बाउंड, ये आपका कहलाता है लोअर बाउंड। प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, एंड में चला के समझाता हूँ। मैंने कहा सम की वैल्यू 0 कर दो, तो मैंने कहा फॉर काउंट 1 to 5 इनपुट एंटर एज कॉमा। बेटा अगर मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ तो क्या ये बात सही है या उसमें कोई गड़बड़ है? एज 1 आएगा। सिर्फ एज नहीं लिख सकता, वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास एज के नाम की 5 पोजीशन है जिनका सिर्फ नाम एज है। तो जब भी एरे यूज करते हैं हम, एरे में हमें इंडेक्स मेंशन करना बड़ा जरूरी काम है। तो फिलहाल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1। तो फिर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एज, तो अगेन एज एक क्या है, एरे है। एरे के आगे इंडेक्स का आना बड़ा जरूरी है। सम क्योंकि एक वेरिएबल है, मसला नहीं था। काउंट एक वेरिएबल है, मसला नहीं था। एवरेज एक वेरिएबल है, मसला नहीं था। अब इस प्रोग्राम में एक छोटी सी गड़बड़ है, वो बता रहा हूँ। इसके प्रोग्राम को रन करते हैं। बेटा आपने सम को 0 कर दिया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आऊंगा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैसेज आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर एज। इब्राहिम बेटा अपनी एज बताओ। 18। 18। तो एंटर एज कहाँ पे सेव होगी, एज की पहली पोजीशन पे। यहाँ पे मेरे पास 18 जाके स्टोर हो गया।
फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे गया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एज। आर्मिश बेटा अभी करंटली सम की एज क्या है, वैल्यू क्या है सम की, सॉरी 1 5 हमारे पास। अच्छा वेट चला बेटा, 5 मिनट देना। ऐसा अगर रहना चाहते हो रहो, मसला नहीं है। मैं 5 मिनट में ईटू स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। करंटली सम की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे जब हम आए, सम इज करंटली 0 एंड प्लस एज की कौन सी वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू। तो एज की एज 1 पे गए हम, एज 1 पे वैल्यू है 18। 0 + 18 किसमें सेव हो जाएगा, सम में। तो सम की देखो पुरानी वैल्यू चली गई क्योंकि सम एक वेरिएबल था, और इसमें क्या आ गया 18। जैसे ही नेक्स्ट से हम फॉर जाते हैं, तो काउंट यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसकी वैल्यू +1 होती है। मतलब काउंट मेरा 1 था, 1 + 1 अब क्या हो जाएगा 2। अब वापस यहाँ पर आया आप, इनपुट एंटर एज। बेटा एज कौन सी पोजीशन पे जानी चाहिए अब, 2 पे। तो यहाँ पे आपने 1 को इरेज किया, यहाँ से भी 1 को इरेज किया, और यहाँ क्या लिख दिया 2 और 2। तो वही प्रोग्राम चलेगा, एंटर एज कौन सी पोजीशन पे 2 पे। मैंने एज एंटर कर दी 20। सम की वैल्यू थी 18 प्लस एज 2। एज 2 की वैल्यू क्या है 20। तो 18 + 20 30। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 38। फिर मैं अगेन नेक्स्ट पे आया और ऊपर गया, तो काउंट मेरे पास 2 की जगह अब क्या हो गया 3। तो बेटा बार अब इनपुट एंटर एज कौन सी पोजीशन पे जानी चाहिए अब 3. 3। तो क्या बार बार जाके प्रोग्राम में ये चेंज करूं मैं, तो फायदा सर क्या वो होगा फिर मेरा प्रोग्राम। वो कर देना 1 to 5 कर देना, वो जो हाँ, इंटीजर भी एक हो। बात याद, एक बात याद रखना कि प्रोग्राम के अंदर आप सिंगल वैल्यू लिख सकते हो। ये 1 to 5 या 1:5 सिर्फ कब आ सकता है, जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हो। तो 1 to 5 में नहीं लिख सकता। बेटा यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख सकते हो जरूर। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे मेमोरी के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू 3 है और मुझे 3 चाहिए यहाँ पे अभी। आपका काउंट का वेरिएबल चेक करो, काउंट की वैल्यू क्या है अभी, काउंट की वैल्यू 3 है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूं, बेटा इब्राहिम अपना माइक म्यूट करो। अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूं, तो बेटा अब देखो इनपुट एंटर एज, एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 3 है। तो एज 3 पे हमने डेटा सेव कर दिया, विच इज दिस। तो मैंने एज 3 पे डेटा सेव कर दिया 17। अगेन जैसे इस लाइन पे आया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एज। अनीश बेटा सम की वैल्यू क्या है अभी, सर 38 38। एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 3 3। एज 3 पे क्या पड़ा हुआ है काउंट 17 पड़ा हुआ है ना, ये रहा एज 3 पे। जी सर। आपकी 38 + 17 करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट मुझे ऊपर लेके जाएगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इनपुट एंटर एज, एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है लीजा, 4 हो गई. तो एज 4 पे डेटा, क्या मुझे एज 4 पे ही डेटा सेव करना था। जी.
तो हम सीधा सीधा यहाँ पे एज 4 पे डेटा ले आएंगे, दैट इज कुछ भी लिख लेते हैं 10। फिर मैंने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस एज, एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 4 है, तो एज 4 पे गए, एज 4 पे 10 पड़ा हुआ है, उसको सम में ऐड कर देंगे 55 की वैल्यू, तो अब हो जाएगी आपके पास 65। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट से वापस ऊपर जाएंगे, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर हमने कहा इनपुट एंटर एज, एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 5 है, तो एज 5 पे हमने डेटा स्टोर करा देंगे, सपोज कर लो 15 कर देता है। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एज, सम की वैल्यू थी 65, एज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है 5, तो एज 5 पे हमारे पास पड़ा हुआ है 15, और हम इसको ऐड कर देंगे सम में, तो 65 प्लस 15 इज 80, सम की वैल्यू हो जाएगी वी हैव 80। अब जैसे ही नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट ऊपर नहीं भेजेगा क्योंकि काउंट हो चुका है, सम की वैल्यू हमारे पास 80 है, 80 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज आपके पास आ जाएगा 16, और आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एवरेज एज इज, और एवरेज की वैल्यू क्या है 16। दिस इज हाउ ए 1D एरे वर्क्स। कोई मसला, कोई चीज है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड नहीं अप कर रहा सर, हूँ। सब समझ आ गया। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज सर।